हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लास्ट में हमने क्या है, इसके पहले क्लास में हम हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। तो और लास्ट में हमने देखा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि इट इज़ द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड और नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इज सपोज टू बी एक्टिंग। तो हमने देखा था कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो क्या होगा, सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेम कब होगा, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अभी कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, फॉर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ मास सेम हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसको हम अभी देखेंगे और फिर वहां से हम रिजल्ट हम कंपेयर करेंगे। कंडीशन क्या होना चाहिए, सो दैट द सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कोइंसाइड। व्हाट शुड बी द कंडीशन। तो यहाँ देखो, हमने ये मान लिया कि कोई सिस्टम है जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से मिल करके बना है, जिसका एरिया क्या है A1 A2 डैश डैश AN, और उसका पोजीशन एरिया का जो पोजीशन वेक्टर है या ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है R1 R2 R3 एंड क्या है Rn। तो देखो सेंट्रॉयड क्या हो, इट इज द पॉइंट एट विच होल एरिया ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। हम ऐसा मानते हैं कि इस पॉइंट पे टोटल एरिया जो होता है सिस्टम का वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और आपको ही मालूम है एरिया टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए ही डिफाइन किया जाता है, तो ये टू डायमेंशनल के लिए ही क्या होगा, पॉसिबल होगा। अब हमने यहाँ लिखा A1 R1 प्लस क्या होगा A2 R2 प्लस AN Rn डिवाइडेड बाई क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस क्या हो जाएगा AN। आई मीन इसको हम एक स्टेप और आगे लिख सकते हैं, A1 R1 प्लस क्या लिखेंगे A2 R2 प्लस क्या लिखेंगे N Rn। आपको मालूम है A1 एरिया ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन रेफरेंस पॉइंट एंड सो ऑन। और इसको हम लिख सकते हैं टोटल एरिया। दिस इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ क्या हो गया, सेंट्रॉइड। ठीक है, अब मुझे कंपेयर करना है। आइए हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे। तो मैंने बताया कि जैसा कि RCOM इज इक्वल टू क्या होता है यार, M1 क्या होगा R1 प्लस क्या होगा M2 R2 प्लस क्या होगा M3 R3 प्लस क्या हो जाएगा MN Rn डिवाइडेड बाई क्या होगा M1 प्लस क्या होगा M2 प्लस M3 एंड क्या होगा Mn। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो एरिया दिया हुआ है तो कोई ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ ध्यान से हमको इससे कंपेयर करना है। तो ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास क्या है, इस पे मास क्या है, इसका मास जो है क्या है M है। तो हम सरफेस मास डेंसिटी एक टर्म डिफाइन करते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू क्या होता है एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, जिस तरह लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास, दिस इज क्या होगा मास और दिस इज क्या होगा एरिया। तो हम लिख सकते हैं, देखो M1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सिग्मा 1 A1, M2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सिग्मा A2 सिग्मा 2 A2, M3 इज इक्वल टू सिग्मा 3 A3। समझ में आया ना, मास अपॉन एरिया को हम क्या बोलते हैं, सरफेस मास डेंसिटी बोलते हैं। एंड हम लिख सकते हैं सो ऑन Mn इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सिग्मा N A। बात समझ में आया। अब ये वैल्यू हम यहाँ रख दें तो यहाँ से अपने को मालूम चल जाएगा। देखो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मैं दोनों में कोरिलेट कर रहा हूँ आपको। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से लिख सकते हैं सिग्मा 1 A1 R1 प्लस क्या होगा सिग्मा 2 A2 R2 एंड प्लस क्या होगा सिग्मा 3 A3 R3। ठीक है, सॉरी Rn डायरेक्ट लिख देते हैं NN Rn डिवाइडेड बाई क्या होगा सिग्मा 1 A1 प्लस क्या होगा सिग्मा 2 A2 प्लस सिग्मा 3 A3 प्लस सिग्मा
सिग्मा एन ए एन। अब देखो यदि मैं लिख दूं, क्या लिखूं कि सिग्मा वन, अब देखो यहां से ध्यान से देखो, इफ सिग्मा वन इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा टू इक्वल टू सिग्मा थ्री एंड इक्वल टू क्या होगा सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा हो जाए, आई मीन सरफेस मास डेंसिटी क्या हो जाए कांस्टेंट हो जाती है। यहां से हम लिख सकते हैं आर सी ओ एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो तो ए वन आर वन प्लस क्या होगा A2 R2 प्लस प्लस क्या होगा एन आर एन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस प्लस क्या हो जाएगा एन। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, देखो समझ में आया ना, इसको क्या लिख सकते हैं RCOM, आई मीन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड, ये क्या हो जाएगा RCO सेंट्रॉइड है ना। ये कब हुआ समझ में आया क्या, कि कोई पूछे कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रॉइड कोइंसाइड हो जाएगा या सेम पॉइंट पे होगा, कब कब क्या कंडीशन हो चाहिए, जब सरफेस मास डेंसिटी यदि हर ऑब्जेक्ट का क्या हो जाए सेम हो जाए, तो सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम नोट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हेंस हम बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं कि सेंट्रॉइड 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 एंड क्या होगा सेंटर ऑफ मास में, और क्या होगा में नॉट लाई एट द क्या होगा एट द सेम पॉइंट। समझ में आया ना। इफ क्या बोलेंगे, इफ सरफेस मास डेंसिटी मैं लिख दे रहा हूं सरफेस मास डेंसिटी, I mean sigma, if surface mass density sigma is same, then center of mass, I mean COM, and center of gravity नहीं, centroid always lies at the same point ठीक है, दैट इज हम लिख सकते हैं कि RCOM इज इक्वल टू क्या होगा हमें भी RCOM इज इक्वल टू क्या होगा R सेंट्रॉइड। ठीक है, कब जब क्या हो जाएगा सिग्मा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, ये याद रखना है। और क्या होगा RCOM, ठीक है, नट इक्वल टू क्या होगा R सेंट्रॉइड, कब जब क्या होगा सिग्मा जो होगा वो क्या होगा नट कांस्टेंट। ये जनरली ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है, समझ में आया ना। तो ये याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रॉइड क्या होगा सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब होगा जब सरफेस मास डेंसिटी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, और सरफेस मास डेंसिटी सेम नहीं रहेगा तो सेंट्रॉइड जो होगा वो क्या होगा सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या होगा सेम पॉइंट पे लाई नहीं करेगा, आई मीन कोइंसाइड नहीं होगा। समझ में आई बात। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि फॉर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होगा, यदि हम बोल सकते हैं क्या कि यदि g का वैल्यू कांस्टेंट है एंड क्या है g का वैल्यू कांस्टेंट है एंड
जी का वैल्यू कांस्टेंट हो जाए एंड सरफेस मास डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा। तो यहाँ एक पॉइंट नोट में लिख लेना, तुम लोग क्या लिखोगे, एक पॉइंट और लिख लेना कि क्या होगा, RCOM इज इक्वल टू क्या होगा, RCO क्या होगा, COG इज इक्वल टू क्या होगा, R सेंट्रॉयड कब, इफ क्या होगा, G इज क्या हो जाएगा, सिग्मा इज कांस्टेंट एंड G इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ये कभी कभी पूछा जा सकता है, समझ में आया ना, ये तुमसे क्या होगा, पूछा जा सकता है। इसके बाद अभी अपने को क्या पढ़ना है, सेंटर ऑफ मास फॉर क्या होगा। अब देखो दूसरा जो टाइप है वहाँ हम आते हैं, क्या है, टाइप 2, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। कई बार IIT में हुआ है क्वेश्चन इससे, ठीक है, समझ में आया बात, थोड़ा इंक देखो, समझ में आया। अब देखो क्या है, यही क्या है, कोई सिस्टम है, मान जैसे बोर्ड है ना, तो ये बोर्ड का सेंटर ऑफ मास कोई पूछे, कहीं एक कोऑर्डिनेट हम रेफरेंस पॉइंट या कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लें और मैं आपसे पूछूं कि सेंटर ऑफ मास बताइए, तो आप क्या बात, मानो कि इसका मास क्या है, सिस्टम का m है, ठीक है, ब्लू कलर का नहीं है क्या, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जब भी सेंटर ऑफ मास पूछा जाए तो सबसे पहले मैंने ये बताया था कि सेंटर ऑफ मास, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी पूछे, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट, वो डिपेंड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। तो यहाँ मुझे सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का निकालना है जिसका मास क्या है, m है। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे कि इसको कहीं इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, कहीं भी होगा ये सेंटर ऑफ मास। अब ये जो ऑब्जेक्ट जो होगा 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 1 डायमेंशनल का मतलब क्या है, रॉड हो सकता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ, डिस्क हो सकता है, या ये स्क्वायर प्लेट हो सकता है, 3 डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, आपका कून हो सकता है, स्फीयर हो सकता है ना, ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ जनरल लिख रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, मुझे सेंटर ऑफ मास यही क्या है, इसका पोजीशन अब क्या है, सेंटर ऑफ मास हो गया, दिस इज क्या हो गया, RCOM, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यही मुझे, हमने क्या किया, यहाँ से एक छोटा एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, एक छोटा ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, ठीक है, इसका पोजीशन क्या है, R है, और इसका मास हमने क्या मान लिया, DM मान लिया। अब इसका हमने सेंटर ऑफ मास लिखा, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यदि इंटीग्रेट कर दें, क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल ओवरऑल हम क्या करें, यदि इंटीग्रेट कर दें तो आसानी से क्या हो जाएगा, नेट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। समझ में आया क्या हो जाएगा, नेट सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, यही तुम्हारा सेंटर ऑफ मास होगा, और इसका कोऑर्डिनेट भी मैं लिख देता हूँ, तुमको यदि लगे तो तुम डायरेक्ट ही 3 डायमेंशनली कंसीडर कर लो, XYZ प्लेन है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो XCOM, दिस इज YCOM एंड दिस इज क्या होगा, ZCOM, ठीक है। अब यहाँ हमको क्या लिखना है, RCOM लिखना है, तो देखो क्या होगा, RCOM का डेफिनेशन क्या होगा, डायरेक्ट RCOM इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास हमने लिखा था क्या होगा, DM, ठीक है, DM इंटू क्या होगा, R डिवाइडेड बाई क्या होगा, इंटीग्रेशन DM। बस यही आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, जब भी क्या होगा आपको सेंटर ऑफ मास का कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको इसको याद रखना है फॉर क्या होगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। DM हमने क्या किया, डिफरेंशियल मास कंसीडर किया, दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशियल मास,
एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जिसका मास क्या है, बहुत ही छोटा है, और उसका हमने सेंटर ऑफ मास लिख दिया। ये क्या होगा, dm r अपॉन dm होगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द मास, तो क्या हो जाएगा तुमको टोटल मास, टोटल नेट सेंटर ऑफ मास आई मीन RCOM मिल जाएगा। या ये भी लिख सकते हैं कि RCOM, एक स्टेप और लिखें तो m क्या हो जाएगा, देखो इसका a क्या होगा, सिग्मा a टोटल मास हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dm r अपॉन क्या लिखेंगे, टोटल m क्या है, कैपिटल M क्या है, टोटल मास ऑफ द क्या है, सिस्टम है, और दिस इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से। अब देखो इसके भी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3 कोऑर्डिनेट होंगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और क्या होगा, z कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं XCOM इज इक्वल टू क्या होगा, देखो dm x अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल मास। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, y कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, dm y अपॉन क्या हो जाएगा, m। सिमिलरली यदि मुझे लिखना हो ZCOM तो क्या लिखेंगे, dm z अपॉन क्या लिखेंगे, कैपिटल M, ठीक है। यहाँ से केवल क्या करना है, डिफरेंशियल मास कंसीडर करो, उसका क्या करो, उसके बाद ये फार्मूला यूज करो, तुमको आसानी से क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। अब dm को हम क्या लिख सकते हैं, 3 तरह से हम डिफाइन करेंगे। देखो dm को हम क्या क्या लिखेंगे, यही मैं बता देता हूँ कि dm को हम कैसे लिखेंगे, ये भी जरूरी है, ठीक है। ये समझ में आया। तो XCM कितना होगा, यहाँ जैसे ही XCM YCM मिल जाएगा तो हम लिख सकते हैं RCOM इज इक्वल टू क्या होगा, XCOM, अभी मैंने बताया था I कैप प्लस क्या होगा, YCOM क्या हो जाएगा, J कैप प्लस ZCOM क्या हो जाएगा, K कैप हो जाएगा। समझ में आया क्या। फॉर क्या होगा, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, क्या होगा, फॉर वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, यहाँ बता सकते हैं कि देखो अब dm इक्वल टू क्या लिखेंगे वो मैं बता देता हूँ। देखो फॉर क्या होगा, चलो हम इसमें इसके बाद टाइप वाइज देख लेंगे। तो तुमको क्या करना है, dm लिख लेना है, और dm क्या करना है, इसमें क्या करना है, dm का वैल्यू रख करके क्या करो, इंटीग्रेट करो। अब इसमें आपसे 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो ध्यान से, टाइप 1 में क्या होगा, टाइप 1 कैलकुलेशन, जितने टाइप होंगे सब टाइप में कैलकुलेशन ऑफ क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा। तो इस केस में क्या होगा, वन डायमेंशनल होगा तो मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है एक्स एक्सिस, जैसे मान लो कि क्या है, एक थिन रॉड है, ठीक है, और थिन रॉड के का आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। जैसा कि मैंने बताया था कि थिन रॉड के केस में सेंटर ऑफ मास का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, कहाँ लाई करता है, मिड पॉइंट पे लाई करता है, आपको ये प्रूव करना है यहाँ, ठीक है। तो अगेन यहाँ जो होगा, देखो यहाँ मैं मान लो कि देखो यहाँ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, यही क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ इस पे एक रॉड क्या किया गया है, थिन रॉड रख दिया गया है, ठीक है, जिसका ये हमने क्या किया, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मान लिया। ये थिन रॉड है जिसका मास क्या है, m है, और लेंथ क्या है, l दिया हुआ। एक कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, 0 0, और एक कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, l कॉमा क्या हो जाएगा, 0, ये b पॉइंट हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट। तो मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या कहाँ लाई करेगा, COM, यहाँ लाई करेगा कहाँ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, l/2 कॉमा क्या होगा, 0। ये प्रूव करना है हमको। इस केस में क्या करेंगे, देखो बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि यहाँ YCOM क्या होगा, YCOM 0 होगा, ZCOM क्या हो जाएगा, ZCOM क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। केवल XCOM। अब XCOM कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे XCOM, देखो यहाँ से हम x डिस्टेंस पे मैंने क्या बताया कि एक डिफरेंशियल मास कंसीडर करो, इसका मास क्या होगा, dm होगा।
अब देखो ध्यान से, अब dm इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो एक लीनियर मास डेंसिटी मैं बता रहा हूं कि l लेंथ का मास क्या है, m दिया हुआ है, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, m बाई क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, m बाई l। दिस इज कॉल्ड लीनियर, याद रखना अभी बताया भी था शायद, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, मास अपॉन क्या होगा, लेंथ। यूनिट लेंथ का मास क्या है, m बाई l है, तो dx लेंथ का मास क्या हो जाएगा, देखो तो हम लिख सकते हैं dm इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू क्या लिख सकते हैं, dx। बाद में हम m बाई l का यही लिखेंगे क्या आप, अरे यही लिखेंगे ना। अब तुम केवल क्या करना है, तुमको इस ये वैल्यू रख देना, इसमें फॉर्मूला में क्या करना है, वैल्यू रखना है। एक्स यू एम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन dm x अपॉन क्या होगा, m, यही होगा क्या, तो केवल यही फॉर्मूला आपने क्या करना है, यूज करना। नाउ देखो तो यहां भी तुम लिख सकते हो XCOM इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन dm x अपॉन क्या हो जाएगा, और यहाँ लोअर लिमिट x का क्या होगा, 0, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, l। ठीक है, अब देखो यहां लिख सकते हैं XCOM, dm का वैल्यू रखो तो क्या लिखेंगे, लैम्डा dx x 0 टू क्या होगा, l अपॉन क्या लिखेंगे, m। अब यदि लैम्डा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो हम इंटीग्रेशन से लैम्डा को क्या कर सकते हैं, बाहर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 1D ऑब्जेक्ट व्हेन क्या होगा, यहाँ मान लेते हैं कि लीनियर मास डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ हमने क्या लिखा, XCOM इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा बाई m इंटीग्रेशन क्या होगा, x dx 0 टू क्या होगा, यहाँ आप कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या मिलेगा। यदि लैम्डा कांस्टेंट नहीं होता तो ये मिड पॉइंट पे लाई नहीं करता। देखो लैम्डा बाई m इंटू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2, 0 टू क्या हो जाएगा l, इसको लिखेंगे लैम्डा बाई m इंटू क्या लिखेंगे, l स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब लैम्डा का वैल्यू रख दो यहाँ m बाई l, तो देखो ये क्या हो जाएगा, m बाई l इंटू, ठीक है, l स्क्वायर बाई m 2a, ये क्या हो जाएगा, l बाई 2 हो जाएगा। आई मीन यदि क्या होगा, रॉड है जिसका मास क्या है, लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है, तो ऑलवेज क्या होगा, मिड पॉइंट पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नोट में क्या होगा कि लैम्डा कांस्टेंट, यहाँ ये ध्यान देना है, लैम्डा आई मीन इफ क्या होगा, इफ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, m बाई l इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, देन सेंटर ऑफ मास always lies at midpoint ऑफ क्या होगा, ऑफ रॉड। कहाँ लाई करेगा, मिड पॉइंट पे क्या होगा, लाई करेगा। ऑलवेज कहाँ लाई करेगा, मिड पॉइंट पे लाई करेगा। कब, जब लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ में आया ना, तो लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट होगा तो थिन रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ लाई करेगा, ये हमने देखा। कहाँ, ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज कहाँ लाई करेगा, मिड पॉइंट पे। सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, मिड पॉइंट पे लाई करेगा। यही तो मैंने बताया था यार पहले तुमको, जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा था, आज मैंने भी प्रूव किया था। तो लोअर एंड से कहाँ लाई करता है, किसी भी एंड से l बाई 2 पे लाई करता है। कब, जब m बाई l इज इक्वल टू क्या हो जाए, कांस्टेंट। m बाई l क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी होता है। ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे, सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं, जब ये सम तुमको समझ में आ जाएगा उसके बाद हम सॉल्व करें। अब जैसे देखो एक एग्जांपल देखो कि थिन रॉड है, एल शेप में, क्या है, एल शेप में, ऐसे थिन रॉड है, थिन, ये क्या है, थिन रॉड है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया। इसका लेंथ भी क्या है,
याद रखना है तुमको क्या है, थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। एल शेप में है, इसका मास क्या है, m1 है, इसका मास लेंथ L1 है, इसका मास क्या है, m2 है, L2 है, ठीक है। ये y एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, x एक्सिस हो गया। यही ओरिजिन है। तुमसे पूछा जाए कि सेंटर ऑफ मास बताओ, अब देखो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप का प्रॉब्लम। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, यहाँ सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास हुआ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, L2/2, 0। इसका सेंटर ऑफ मास इस थिन रॉड का कहाँ, ऑलवेज मिड पॉइंट पे लाई करता है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, L1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, बाई सिमेट्री देखो, सेंटर ऑफ मास जो होगा क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बाई सिमेट्री यहाँ वाई कोऑर्डिनेट जो होगा, जेड कोऑर्डिनेट जो होगा वो जेड COM क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो जेड COM क्या हो जाएगा, 0। देखो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं यार। अब ये प्रॉब्लम जो हो जाएगा इस टाइप में हो जाएगा कि क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये इसमें कन्वर्ट हमने कर दिया। इस रॉड को क्या करेंगे, इस रॉड के मास को कहाँ रखेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास पे। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ हमने रख दिया M1 या सॉरी M2। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, L2/2, 0। इसको इस रॉड को, रॉड के मास को इसके सेंटर ऑफ मास पे रख दिया, ये COM है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, L1 सॉरी 0, L1 क्या हो गया, 2 हो गया। यही तुम्हारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ मास क्या है, M1 है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यार, XCOM इज इक्वल टू, याद करो क्या बताया था, M1x1 प्लस M2x2 प्लस क्या हो जाएगा, यही होगा, अपॉन क्या हो जाएगा, M1 प्लस क्या हो जाएगा, M2। अब इसको हमने क्या किया, एक कंटिन्यूअस को हमने क्या किया, डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये दो पार्टिकल हो गए जिसका मास क्या है, M1 और M2, जो ओरिजिन से L1/2 और L2/2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब यहाँ बताओ तुम XCM कितना होगा, जल्दी बताना। देखो तो M1 इसका x कोऑर्डिनेट 0 इंटू 0 प्लस क्या हो जाएगा, M2 इंटू क्या होगा, L2/2 अपॉन M1 प्लस क्या हो गया, M2। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, M2 L2 बाई क्या होगा, 2 इंटू M1 प्लस क्या हो जाएगा, M2। ये तुमको क्या मिल गया, XCOM, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ से YCOM कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, M1 Y1 प्लस क्या होगा, M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2। अब Y1 कोऑर्डिनेट क्या है यार, देखो तो ये इसको Y1 मान लो, इसको X1 Y1, ये क्या हो जाएगा, X2 Y2, ऐसे सोच लो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं M1 L1 बाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू M1 प्लस क्या हो जाएगा, M2, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो तुमको X कोऑर्डिनेट क्या हो गया, Y कोऑर्डिनेट मिल गया। तो यही कहीं क्या होगा, इन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है। ये यही क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, XCOM, कॉमा क्या होगा, YCOM, और XCOM और YCOM कितना होगा ये तुम यहाँ से बता सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ, अब हम यहाँ से RCOM लिख सकते हैं, यही क्या होगा, RCOM हो जाएगा। तो यहाँ से तुम देखो XCOM कैलकुलेट, आई मीन क्या होगा, यदि रॉड होगा, डिफरेंट रॉड होगा तो क्या करो, थिन रॉड के सेंटर ऑफ मास पे उस मास को कॉन्सेंट्रेट कर दो, और एक पार्टिकल वाला फार्मूला डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस का क्या करना है, मुझे फार्मूला यूज कर देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ देखो RCOM लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, XCOM I कैप प्लस क्या हो जाएगा, YCOM क्या हो जाएगा, G कैप। और RCOM का फार्मूला लिखना है तो हम देखो क्या लिख सकते हैं, XCOM क्या हुआ, देखो M2 L2 I कैप प्लस क्या होगा, M1 L1 J कैप अपॉन 2 इंटू क्या हुआ,
m1 प्लस क्या हो जाएगा m2, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं इफ m1 इज इक्वल टू क्या होगा m2 एंड l1 इज इक्वल टू l2, ठीक है, इज इक्वल टू l, तो देखो RCOM कितना हो जाएगा, RCOM इक्वल टू क्या होगा बता सकते हो? अरे देखो यहाँ से ML कॉमन ले लो, I कैप प्लस क्या हो जाएगा J कैप अपॉन ये कितना हो जाएगा 4M, M से M कैंसिल हो जाएगा, तो L/4 I कैप प्लस क्या हो जाएगा J कैप, ठीक है। यही RCOM तुमको मिलेगा, L/4 I कैप प्लस क्या हो जाएगा L/4 क्या हो जाएगा J कैप। समझ में आया ना? ठीक है। अलबत्ता तुम ध्यान से देखोगे यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, यही होगा। देखना यदि सेंटर दोनों का लेंथ सेम हो जाए तो अलबत्ता सेंटर ऑफ मास जो होगा वो लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। यहाँ से तुम बता भी सकते हो, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ तुमको कि लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढ लो और उसी पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। देखो हमने ये क्या किया, एक थिन रॉड कंसीडर कर लिया इक्वल लेंथ का, कोई डाउट है इसमें नहीं है, ठीक है, इक्वल लेंथ का। इसका भी लेंथ क्या है L है, इसका भी लेंथ क्या है L दिया हुआ है, इसका मास क्या है M है, इसका मास क्या है। तो बाई सिमेट्री से क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ, हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्री बोल सकते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री। LOS। तो ऑलवेज सेंटर ऑफ मास इधर ही कहीं लाई करेगा, देख लेना तुम क्या होगा, L बाई यहाँ कहीं लाई करेगा, देख रहे हो ना 45 डिग्री होगा, तो यही तुम्हारा क्या होगा L/4 कॉमा क्या होगा, यही दिस इज सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज क्या होगा L/4। यहाँ से मालूम चल सकता है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सिस्टम के अंदर भी लाई कर सकता है और क्या हो सकता है बाहर भी क्या हो सकता है लाई कर सकता है, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढ लो तो ऑलवेज क्या होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ याद रखना है, नोट में मैं बता देता हूँ तुमको मालूम चल जाएगा। नोट में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज ऑन क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, याद रखना है। तुम देख करके बता सकते हो, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दो और देखो उसी पे कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो लाई करेगा। जैसे एक एग्जांपल और देखो कि यहाँ क्या है, तुमको इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, ये थिन रॉड है, देखो ध्यान से, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। इसका भी मास क्या है M है, इसका भी मास M है, इसका भी लेंथ क्या है L है और इसका भी लेंथ क्या है L है, ठीक है। तो बाई सिमेट्री देखो लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सा होगा यार, लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढोगे तो तुम बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, यही क्या है, दिस इज नथिंग बट द LOS, यही क्या है लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या होगा, कहीं लाई करेगा, ठीक है। अब तुमको लग रहा है तो इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दो। यहाँ क्या देखो, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा इस रॉड का, तो ये ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो, चलो इसको एक्स एक्सिस मान लिया और इसको क्या मान लिया हमने, वाई एक्सिस, यही मिडल पॉइंट हो गया, समझ में आया ना। इसको हमने वाई एक्सिस मान लिया और इसको एक्स एक्सिस मान लिया, तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा M, ठीक है। दूसरा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा यार, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, L/2 पे, ये तो तुमको मालूम है। तो यहाँ हमने इसको रख दिया कहाँ, M, और इसका पोजीशन L/ क्या हो गया 2, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,-L/2। ये तो मान लो क्या हुआ x1, क्या होगा y1, दिस इज क्या होगा x2, y2। और अब तुमको सेंटर ऑफ मास का फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट डिस्क्रीट वाला फार्मूला यूज करो। अब तुमको मालूम है कि बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास विल लाई क्या होगा ऑन वाई एक्सिस, हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास जो होगा, सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन क्या होगा, ऑन वाई एक्सिस, हैंस क्या होगा, हैंस और कुछ कैलकुलेट, हैंस XCOM
का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा, ZCOM का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0 होगा, और YCOM का हम फार्मूला लिखेंगे M1Y1 प्लस M2Y2 अपॉन क्या होगा M1 प्लस M2। समझ में आया बात? M1 का वैल्यू रखो, M1 का दोनों का मास सेम है तो हम लिख सकते हैं M, Y1 क्या है 0 प्लस क्या है, प्लस हम लिख सकते हैं M इंटू 0 माइनस M इंटू क्या होगा L/2 अपॉन क्या होगा M प्लस क्या होगा M। समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा माइनस L/ क्या होगा 4 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास तुमसे कोई पूछे सिस्टम का तो यहाँ से क्या हो जाएगा इधर ही क्या होगा कहीं लाई करेगा। समझ में आया ना? किधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा। कहाँ? यहाँ से M/, अरे इन दोनों के मिड पॉइंट पे कैलकुलेट करने की जरूरत थी क्या यार? नहीं, ये तो हमने टाइम वेस्ट कर दिया। और तुम बोलोगे सर आपने टाइम वेस्ट कैसे किया? तो ट्रिक भी है यार, यहाँ तुम देखो, अरे मैंने बताया था जब देखो 2 पॉइंट मास का मैंने बताया था, तो मैंने बताया था कि ई मास और ई मास यदि M है और AM है तो सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे लाई करें। अब यहाँ देखो हमने क्या किया, ई रॉड को हमने क्या किया पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया, इस रॉड को उसके सेंटर ऑफ मास पे उसके मास को कॉन्सेंट्रेट कर दिया, ये वाला रॉड है उसके सेंटर ऑफ मास के उसके, तो देखो तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये मास M हो गया, ये भी मास M है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं इसके मिड पॉइंट पे ही लाई करेगा ना यार, यहाँ। तो ये L/2 है तो यहाँ से कितना होगा L/2 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा तुम्हारा दिस इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्या हो जाएगा ये तुम्हारा क्या होगा सेंटर ऑफ मास हो गया। ऐसे हम क्या करेंगे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके आगे हम इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जब यहाँ क्या होगा लीनियर मास डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा वेरिएबल होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।